हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब से कुछ देर पहले नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। वो अमरीका के 46वें सदर हैं। उसके बाद जो उन्होंने रिवायती तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि वो आइन पर यकीन रखते हैं और जो कुछ अमरीका में अब तक होता रहा है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने उन्हें वोट दिया है उससे ज़्यादा वो अपने मुखालफिन जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। और उन्होंने जैसे हर हुक्मरान कहता है कि मैं तमाम लोगों का सदर हूँ, तो वो हुए। एक जो बात थी जिसकी ज़ाहिर है पहले ख़बर आ गई थी कि जाने वाले सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब वो इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे और वो नहीं हुए। उनके जो नायब सदर थे माइक पेंस वो मौजूद थे, मगर ट्रंप साहब ने इस हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले एक हेलीकॉप्टर में वो फ्लोरिडा चले गए हैं और मीडिया ने उसको भी ऐसी कवरेज की। जो बाइडन के हल्फ उठाने पे सुकून का सांस नहीं लिया। लोगों ने ट्रंप के वाइट हाउस छोड़ के हेलीकॉप्टर में बैठ के एंड्रू एयरबेस जाने के बाद एयरफोर्स वन में सवार होने के बाद जब एयरफोर्स वन ने टेक ऑफ किया है तो सुकून का सांस लिया है कि अब सूरत हाल है। जाने से पहले, अब मुझे नहीं पता आप और क्या कहेंगे, मुझे ट्रंप की एक अदा पसंद आई। कौन सी? उसने एनआरओ दिया। हाँ बिल्कुल। 73 जो कन्विक्टेड लोग थे उनकी सज़ाएं यकसर माफ़ कर दी और 70 की सज़ाओं में कमी कर दी और उसमें हर तू मैं इवन सदर के रिश्तेदार भी शामिल हैं। लेकिन लोग, भोले लोग, वो आस लगाए बैठे थे कि जूलियन असांज का नाम भी शायद शामिल हो जाए। तो इतना भी एनआरओ नहीं था। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, स्टीव बैनन को पार्डन किया, इतने लोगों को पार्डन किया कि लोग मजाक बना रहे हैं ट्विटर पे। ब्लैक वाटर के 4 कातिलों को वो तो करना ही करना था ना। लोग कह रहे हैं कि इसका नाम लगा दो पार्डनोल्ड ट्रंप। बट बहरहाल बैनन पर जो मुकदमा था वो आपको पता है क्या था? कि उसने ट्रंप के सपोर्टर्स पर फ्रॉड किया था कि ये मैं वो जो बिल्ड द वॉल नहीं था इनका मेक्सिको का, कि उसके लिए मैं पैसे गैदर कर रहा हूँ। तो मतलब कि उस बंदे को आपने पार्डन किया जिसने आपके फॉलोअर्स को चूना लगाया। सारे के सारे एक से ज्यादा छठे में। लेकिन ट्रंप ने जाते जाते जो आखिरी तकरीर की है उसने कहा मैं फिर आऊंगा, आई विल बी बैक। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टर्मिनेटर। हाँ, उसकी मतलब 6 किस्तें और बनी हैं तो बिल्कुल मुमकिन है। वो तो हर जैसे हॉरर फिल्म के एंड में वो एक हाथ निकलता है। वो ये बिल्कुल ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, एक लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको पता है लोग फिर ज़ातियात पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि यार 4 सालों में पहली बार हमने देखा है कि मेलानिया ने इसका हाथ पकड़ा है। अब इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंस है क्या नहीं है। पहला जो सबसे जो तेज काम किया है ना वो चीन ने किया। हाँ, मतलब लिटरली मेरा ख्याल है कि उन्होंने ईमेल बनाकर रखी हुई थी। कर्सर के ऊपर, सेंड के बटन के ऊपर ना बंदे का हाथ था। जैसे ही जो बाइडेन ने हल्फ लिया उन्होंने ये क्या कहते हैं सैंक्शंस एक किस्म की लगा दी। माइक पोम्पेओ पे स्टीव बैनन पर, जॉन बोल्टन पर, वो याद है मुच्छर जॉन बोल्टन के ये या इनके कोई रिश्तेदार एडवाइजर जॉन बोल्टन और मौजूदा जो वजीर खारजा थे पोम्पियो, अब वो चाइना नहीं जा सकते। वो ना उनकी कोई फैमिलीज ना वो चाइना के साथ कभी बिजनेस कर सकते हैं। वैसे करनी भी नहीं थी शायद, लेकिन पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जो खबर अच्छी निकली है वो ये कि जो नामजद वज़ीर दिफा हैं, सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका के, उन्होंने कांग्रेस में टेस्टिमनी देते हुए कहा, जब उनकी डिस्कशन हो रही थी कि आपको वज़ीर दिफा के ओहदे पे रखा, वो होता है ना रिवायती, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हमारा जो ताउन है वो बहाल हो जाएगा और जो फ़ौजी इमदाद हम देते हैं अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से वो भी हम बहाल कर देंगे। तो ये पहला आया है। ओवरऑल स्ट्रेटजी तो मेरा ख्याल है कि वैसी की वैसी ही। लेकिन फिर भी एटलीस्ट उतनी उस तरह नहीं होगी जिस तरह मेरे ख्याल में ट्रंप की थी। जो जाहिर है जो वो तो ये थी कि जो उस वक्त समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो डे 1 की स्पेकुलेशन की जा रही है कि पहले आते हुए क्या काम करेगा,
तो एक तो ये खबर आई है कि एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा ये शामिल हो जाएंगे। हो सकता है कि वो जो क्लाइमेट चेंज ट्रीटी है उसमें भी आ जाए, और ये भी बात की जा रही है कि मुस्लिम बैन जो किया था ना ममालिक पे ट्रंप साहब ने जी उसको वापस ले लेंगे। तो अब तक इतना ही है। एक और इसमें बस आखिरी खबर मैं आपको बता दूं कि दीवार प्राइवेट सेक्टर को देगा, क्या करेगा ना, वो मेरा ख्याल है कि रद्दी वाले उठा के ले जाएंगे। आपको पता है एक आखिरी जो खबर है कि आपको पता है कि 25,000 नेशनल गार्ड आए हैं, तो उनमें से कोई 12 या 15 को ना वहां से हटा दिया क्योंकि वो ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट वाइट एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें पोस्ट कर रहे थे। और बाइडेन ने भी, बाइडेन में पहला प्रेसिडेंट है जिसने अपनी स्पीच में जिक्र किया है कि जी डोमेस्टिक टेररिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, जो कि दुनिया के लिए बड़ा हार्टनिंग होगा ये सुनना, दुनिया के लिए जो बाइडेन हमें क्या फ़र्क पड़ता है उनकी टेररिज्म। लेकिन अच्छी बात ये भी हुई कि जो पहली दफ़ा है कि अमेरिका में जो नायब वज़ीर आज़म हैं वो एक नायब सदर सॉरी हम वज़ीर आज़म के डसे हुए तो नायब सदर जो हैं कमला हैरिस, वो उनके ऊपर बहुत फोकस रहा इस सारी कैंपेन में भी, और वो आई भी। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक कलर्ड वाइस प्रेसिडेंट आई हैं अमेरिका में और विमेन वाइस प्रेसिडेंट, तो अच्छी बात है। लेट्स सी। बहरहाल अब हम कुएं में वापस चलते हैं और यानी ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है वो धड़ उस पर ख़बरें आती चली जा रही हैं। अब एक तारिक फवाद मलिक साहब भी निकल आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने असल में अपने ससुर उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल नईम मलिक साहब को इस्तेमाल करते हुए ये जो मुआहदा था नैब के साथ और जो ट्रूवर्स थे और जो बाद में ब्रॉडशीट बनी और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म्स बनी, वो करवाया था। और उनके बारे में खासी फिर ख़बरें भी आई कि वो एयरफोर्स से फ्रॉड के इल्ज़ाम में निकाले गए थे। फिर अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था शाहजेब का, तो उसमें बाकायदा नैब ने उनके ख़िलाफ़ 2006 में एक रेफरेंस भी फ़ाइल किया था फ्रॉड का, और 2008 में मज़े की बात है जो एक 2 नंबर ब्रॉडशीट को हमने $1.5 मिलियन दिया, उसमें गवाह के तौर पे तारिक फवाद मलिक साहब का ही नाम था। और इनको भी तो कुछ पैसे मिले उसमें से। हाँ जाहिर है, ये भी मुझे बिल्कुल। अच्छा, तो वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट के ऊपर जो है एक काबीना कमेटी बनाई थी, उसने फिर एक इंक्वायरी कमेटी देने का ऐलान किया है जो 45 दिन में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। इस इंक्वायरी कमेटी की सरबराही आला अदलिया के एक जज करेंगे, वज़ीर आज़म के नुमाइंदे के तौर पे एक वकील होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस होगा और एक सीनियर ऑफिशियल होंगे FIA के। हमारे साथ मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई थी उसमें शामिल वफाकी वज़ीर फ़वाद चौधरी साहब। फ़वाद, वेलकम टू द शो। मुझे बताइए कि जो TORs बनाई गई हैं उस बारे में भी ख़बरें आ रही हैं कि इसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई वो 1 बिलियन वाले अकाउंट में कि किसी साहब ने अपना कट मांगा, तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि वो उसको TORs में शामिल नहीं किया गया, ऐसा ही है? अंसार अब्बासी साहब ने मेरा ख्याल है वो TOR पढ़े ही नहीं है। जो पहली लफ्ज़ है उसका TOR का वो शुरू यहाँ से होती है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट टू द कंक्लूजन ऑफ द इशू। तो वो सारी जो है उन्होंने प्रोज करना है, तो वो तो, और जो TOR फिर 1 है वो सारा इसी मुतल्लिक है। तो ये सारे मामला जो हैं वो डेफिनेटली वो कमेटी के मैंडेट में शामिल। अच्छा, आपने भी देखा होगा जो UK कोर्ट का फैसला आया उस पर ख़ासी चीज़ें फिर बाहर आई कि किस तरह तो नैब का इटसेल्फ जो रोल रहा, आप क्या समझते हैं कि उसमें बड़ा शॉडी किस्म का रोल रहा जिस तरीके से ये सारी चीज़ें डील हुई? देखिए जी, ये बेसिकली तो मामला शुरू हुआ 1999 में। 2001 में जब नवाज शरीफ का NRO साइन हो गया और वो बाहर चले गए, तो उस वक्त पे मुशर्रफ साहब की हुकूमत की इतनी दिलचस्पी उस मामले से रही नहीं। उसके बाद तो फिर रही ही जो है वो पीपल्स पार्टी PMLN, जो आजकल एक ही पार्टी है, उन्हीं की हुकूमत रही है 10 साल। तो वो जो सारी जो मामला ये चला, 2011 में ये आर्बिट्रेशन का मामला शुरू हुआ, 2016 में कंक्लूड हुआ, फिर इसकी अपील जो है वो गई और फिर क्वांटम का जो फैसला है वो आया। तो ये सारे मामला जो हैं ये बेसिकली तो पीपल्स पार्टी और PMLN गवर्नमेंट में हुए और उन्होंने इन मामलात को डील किया। तो जिनकी जायदादों का प्रोब होना था वही चूंकि हुकूमत में आ गए, तो जिस तरह से फिर उन्होंने डील करना था उन्होंने वैसे ही डील किया। अच्छा, और आप फवाद, लेकिन इसके साथ ये भी तो बातें हैं ना कि जैसे अब जाहिर है कि मैं वही कोट कर रहा हूँ जो कोर्ट जजमेंट में है
कि जैसे मूसवी साहब का दावा है कि आफ्ताब शेरपाव के पैसे निकले, फिर उनका ये भी कहना है और कोर्ट में उन्होंने ये बात की है और जज ने ये बात मान भी ली कि जी फिर मुझे बताया गया कि नहीं जी आप इनको निकाल लें। तो क्योंकि ये सिलसिला शुरू होता है 99 से और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीपीपी गवर्नमेंट भी आती है, नून लीग की गवर्नमेंट भी आती है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका मुशर्रफ दौर में भी है। मुशर्रफ दौर में जिसे चूना लगना था, जिसने जितने पैसे कमाने थे, बेसिकली तो वो काम हो गया था। बाद के अदवार में तो सिर्फ लिटिगेशन के मामला थे, तो बेसिकली किसने किसको मामू बनाया ये तो आपको भी पता है ना। नहीं जी देखें, इस तरह नहीं है ना। मुशर्रफ साहब के दौर में तो वो NRO हो गया ना, जब सारे ये लुटियां डालते जहाज पे बैठे और बाहर चले गए। उसके बाद उस हुकूमत का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, उन्होंने तो पॉलिटिकल डील कर ली सारे अपने जिनके खिलाफ रोप कर रहे थे। उसके बाद जो जब अब आप देखिए ना, 2000 में आके शहबाज शरीफ जो है वो $7.34 मिलियन दे रहे हैं नैब को। इसका मतलब है जब डॉलर जो था वो 50-60 रुपए का था, तो इनके पास $80 लाख तो इन्होंने वो दिए जो नैब को दिए। 100 मिलियन, अगर आप $850 मिलियन की वैल्यूएशन को जोड़े, $100 मिलियन की वैल्यूएशन लगा लें, तो 2000 में इनके पास यूके में $100 मिलियन की प्रॉपर्टी। सर ये तो बड़े लंबे काम है, ये तो कोर्ट से फिर वापस भी ये तो है, लेकिन मसला ये कि ये इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं कि जो ब्रॉडशीट का मामला है मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ और नहीं तो नहीं सर इस तरह तो बहुत सारे $मिलियन पे बात हो सकती है ना। ये तो बात बेसिकली आप ब्रॉडशीट पे फोकस करके बताइए कि मेरा पॉइंट आप समझते हैं ना, पॉइंट आप समझ। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ब्रॉडशीट को $1.5 मिलियन क्या और ये सारा हुआ, ये तो इन्होंने मैनेज किया, बट द अमाउंट ऑफ मनी दैट ओनली शरीफ फैमिली हैज इज माइंड बॉगलिंग। और ये तीसरी दफा कंफर्म हो रहा है, और ये अनफॉर्चुनेट है कि वो पैसा पाकिस्तान में हम नहीं ला पा रहे। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि सबको पता है इन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज जो है बाहर ट्रांसफर किए, उसकी प्रॉपर्टीज ली। अच्छा, और ये जो पैसा है, इसलिए कि जिन्हें पैसा लाना है नैब से लेके और बीच के वकील से लेके और बीच के दलाल तक, वो सब अपने अपने कट में के मुझे क्या मिलेगा लगे हुए। पैसा कौन लाएगा फिर वापस? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हम जो है वो उनके चक्रों में पड़े हुए हैं, और जो असल लोग हैं, जब नवाज शरीफ जा रहे थे तो रो के जिन लोगों ने कहा था कि इनको जाने दें, बड़ा जुल्म हो रहा है, सारे ही शामिल। अब क्या करें? किसने कहा था? कई थे, अब आपको भी पता है। नहीं लेकिन सर लेकिन देखें, जाने तो हुकूमत की दिया। सर यहाँ तो नैब मामू बनी है, उसके बारे में भी तो कुछ बताया ना। देखें जब ये नैब वो मामू नहीं बनी थी, ये सारा नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, और ये वही दौर था। अरे फवाद, आपने यूके कोर्ट का जजमेंट पढ़ा ना, उसमें जनरल अमजद की बात भी की गई कि वो किस तरह गए, उन्होंने कंपनी चूज़ की, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे तो 3 महीने के अंदर ही पता लग गया था कि कंपनी का ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है। मगर उसके बाद जनरल खालिद मकबूल साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं वी आर नॉट अनहैप्पी, इसको आगे चलाते हैं। उसके बाद जो है, जबकि मई 2001 में ख़त्म कर दिया था ब्रॉडशीट ने काम करना भी, फिर लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज़ आते हैं, वो भी ट्राई करते हैं कि नहीं हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, और फिर जा कर के वो कहते हैं कि नहीं यार तुम तो कुछ कर नहीं रहे। तो ये जो 3 नैब सरबराहान थे जिनके पास फुल पावर थी उस वक्त, आपको भी पता है, तो वो उनके कंडक्ट को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। उनके कंडक्ट को वैसे जो हाई कोर्ट है उन्होंने तो कहा है कि तीनों बड़े ऑनरेबल आदमी थे, और उन तीनों का जो कंडक्ट था, जो कोर्ट ने लिखा है, उसने तो बहुत प्रेज किया है सारे जो चेयरमैन नैब थे, जिन तीनों की आप बात कर रहे हैं, और लंदन हाई कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया है। लेकिन 12 ये कमेटी जो है वो तो सबका जो है वो प्रूव करेगी, और सबको जो मामला है वो देखेगी। चलिए ठीक है। तो ये जो है अभी कमेटी आपने अनाउंस तो कर दिए, काम कब से शुरू करेगी, या शुरू में कैसे ये बनेगी, कब? मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो अनाउंस हो जाएगी। ये कमेटी के TORs पहले आ गए हुए हैं, उसका सारा आ गया है, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसको अनाउंस करना है, तो मुझे उम्मीद है कि कल अनाउंस हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और 2001 से कमेटी जंप करेगी 2009 में। हाँ सर, वो ऊपर से क्या कहा था ना, मैं तो होंडाई लेसा। हाँ, और आप जो भी उन्हें कहें, और मुझे लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये आएगी, बिल्कुल आएगी। शुगर कमीशन की भी ज़ाहिर है रिपोर्ट आई, ऑयल कंपनीज की भी रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट भी आ जाएगी। और इस रिपोर्ट के ऊपर फिर एक और कमेटी जो है, यूँ आ जाएगा क्या 2024।
देखते हैं वक्फा ले लें भाई, वक्फा भी ले। वेलकम बैक। और आज एक अच्छी ख़बर ये थी, ये वज़ीर आज़म जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान ज़िला जो कि कबायली ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ गए और वहाँ पर खाना जंगी के बायस बहुत अरसे से वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि कम से कम इंटरनेट जो है वो खोला जाए वहाँ पर, और 3G और 4G उनको मुहैया किया जाए। इस बारे में वज़ीर आज़म ऐलान 1 साल कबल भी कर चुके थे, मगर आज बहरहाल जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद एक एलामिया जारी किया और कहा कि आज रात से वहाँ तमाम जो सेलुलर कंपनीज़ हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो 3G और 4G का जो डेटा है अपना इंटरनेट का वो वहाँ खोल दें। तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो तलबा थे, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हुई थी कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, हमने बहुत से ऐसे विजुअल्स देखे जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पहाड़ की चोटी पर जाकर शदीद मुश्किलात में मुब्तला थे। और पीटी के एलामिये ने में ये भी कहा गया कि ये एक एफ़र्ट है कि जो जनूबी वज़ीरिस्तान है उसको मसावी अपॉर्चुनिटी मिले। इंटरनेट खुलेगा तो ज़ाहिर है वो सिर्फ तालीम के ही नहीं बल्कि सेहत और दूसरा जो कारोबार है उसमें भी बेहतरी आएगी। बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी इनकी, और काफ़ी खुल के बात की वज़ीर आज़म ने भी कि जी बिल्कुल हमें पता है कि यहाँ पे भारत जैसे बलूचिस्तान में यहाँ पे भी दहशतगर्दी की कोशिश कर, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, ये क्लियरली कहा, लेकिन कहा कि मैंने जब सिक्योरिटी एजेंसी से बात की कि जी उनको आपको हैंडल करना होगा, लेकिन अब हम ये सर्विस यहाँ से नहीं रोक सकते। ये पुराना खदशा होता है सिक्योरिटी कंसर्न्स का। मैं इसके थोड़ा डिफरेंट बात करता हूँ, वो ये कि जब आप गए थे लास्ट ईयर इधर गिलगित, तो वहाँ SCO था या आपका अपना मोबाइल भी चल रहा था? नहीं, मैं तो वहाँ पे कुछ मोबाइल्स की सिम्स चलती हैं, कुछ की नहीं चलता है। अच्छा, मुझे याद है 2005 में जब ज़लज़ला आया था ना, तो हर कंपनी को जाने की इजाज़त दे दी गई थी, आज़ाद कश्मीर में भी और बाकी इलाकों में भी। जहाँ तक दहशतगर्दी के फ़ायदा उठाने का ताल्लुक़ है 3G 4G से, तो मेरा ख़्याल ये है कि अब ये सोच अब बदलनी इसलिए चाहिए कि आप खोल दें, दहशतगर्द जब फ़ोन करेगा आपके पास आलात हैं ट्रेस करने के, तो आप ज़्यादा आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है ना, ये भी एक पॉइंट। तो आप बजाय इसके कि आप बंद रखें और फिर आप ज़्यादा मेहनत करें उन्हें पकड़ने में, आप खोल दें ताकि जब वो फ़ोन करें तो आप उन्हें पकड़ लें। दैट इज द पॉइंट। बहरहाल अब तो खोल दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और बाकी इलाकों में भी फिर अगर ये थ्योरी अप्लाई करें, मतलब शुमाली इलाका जात में निजी कंपनियों को जाने दें, बलूचिस्तान के जो बहुत बड़ा एरिया है जो इंटरनेट से महरूम है उसको खोल दें, जो भी कॉल करेगा आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगी। अच्छा, जहाँ पर इस पे जब हमने बलूचिस्तान पे बात की थी तो एक प्रॉब्लम कमर्शियल एलिमेंट का भी आया था उसके अंदर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी, लेकिन बहरहाल वो नहीं तो SCO वाले कर लें। दूसरा ठीक है कि कुछ अभी भी ज़िले हैं जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान हो गया या एक आध और ज़िला ऐसा है कि जहाँ नहीं है, और वहाँ पर एक अच्छी खबर ये है, बलूचिस्तान का जिक्र किया आपने, तुर्बत की जो एक अदालत है उसने FC के एक अहलकार शादी उल्लाह को सज़ाए मौत सुना दी है। आप लोगों को याद होगा कि 13 अगस्त को पिछले साल तुर्बत में ही है बलोच नामी एक नौजवान था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तो वो वहाँ गया हुआ था और अपने वालिदैन के साथ वहाँ खेतों में काम वाम कर रहा था, तो अचानक वहाँ कुछ फासले पे FC की किसी गाड़ी में धमाका हुआ होगा, 3 एहलकार ज़ख्मी हुए थे। तो वो ये समझे कि ये लोग हैं ज़िम्मेदार, तो उन्होंने इसको खींचा, खेत से सड़क पे लाए और उसे गोली मार दी। गोली जिसने मारी उसका नाम था शादी उल्लाह। खैर, इस मामले में बहुत शोर मचा, FIR दर्ज हुई और हुकूमत ने यकीन दिलाया कि ट्रांसपेरेंट केस होगा। तो 3 महीने के अंदर इसका फैसला हुआ। लोअर कोर्ट ने जो है सज़ाए मौत सुना दी है। अब मरहला है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो तो खैर होता ही है। तो इस लिहाज से ये है कि एक तासुर ये है कि वहाँ चूँकि ब्लैंकेट है, चीज़ें इम्यूनिटी है, एक्सेस नहीं है हम लोगों को,
लेकिन ये कि कुछ इस तरह के जब ग्लिम्पसेस आते हैं नहीं आप देखें इसमें जब ये वाकया हुआ था, अब सबको याद है, तो एक सोच थी बहुत लोगों में कि जी कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई ना कोई केस खराब किया जाएगा, मतलब जैसे रावण वार का भी तब चल रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर कुछ इंडिकेशंस आपको ये भी मिल रही थी कि नहीं, ये सीरियस मामला है, क्योंकि एफसी ने खुद इसको पुलिस को हैंड ओवर किया, कोई कवर करने की कोशिश नहीं की, ओपनली एडमिट किया कि जी यही बंदा है, इसने ही गोली चलाई थी एंड हैंडेड हिम ओवर। और ये एक बहुत स्ट्रेट मर्डर केस था। बहरहाल यकीनन इंसाफ मिला है, और बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि अब ये केस का फैसला और जल्दी हो जाता, मगर शादीउल्लाह को कोविड हो गया और वो फिर जेल में, उसको 1 महीने के वजह से ट्रायल डिले। लेकिन क्रेडिट गोज टू तुर्बत पुलिस के जिन्होंने इसको फॉलो किया और बाकायदा, एंड द प्रोसिक्यूटर एज वेल के जिन्होंने इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात के बारे में जो है ऐसा ही रद्द अमल सामने आए, और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी ऐसा ही होगा। एक वक्फा लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब से 4 दिन पहले यानी 16 जनवरी को एक और अच्छी खबर आई थी कि 10 नेपाली कोपैमाओं की टीम ने चंगदावा शेरपा की क़यादत में पहली बार केटू को मौसम सरमा में यानी सर्दियों में सर कर लिया। इस साल 4 टीमों के 60 कोपैमाओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जो कि अपने तौर पे एक रिकॉर्ड है। 1987 से केटू को सर्दियों में सर करने की कोशिशें हो रही हैं, मगर सर्दियों में उमूमन जो चोटी पे दर्जा हरारत बताया जाता है -50 से 60 के दरमियान रहता है, और हवा का जो दबाव है और उसकी रफ्तार वो भी 200 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होती है। लिहाजा ये बच्चों का खेल नहीं होता। किलर माउंटेन एवे नहीं कहते हैं। हाँ, अच्छा, मुझे नेपाली टीम की इस कारनामे की इसलिए भी खुशी है कि मुझे इस वक्त एक और नेपाली तेंजिंग शेरपा याद आ रहा है, जिसने 67 बरस पहले 29 मई 1953 को बरतानवी कोपैमा है सर एडमंड हिलरी जी, उनके हमरा माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को पहली बार सर किया। शेरपा पहले पहुँचे या एडमंड हिलरी, किसकी बात मानी जाए, ये बहस आज तक जारी है, क्योंकि तेंजिंग शेरपा इससे पहले भी कम से कम 3 कोपैमा टीमों को बिल्कुल नज़दीक तरीन तक ले जा चुके थे चोटी के, लेकिन मौसम की वजह से गड़बड़ा गए मामला है। बहरहाल तय ये पाया कि दोनों ने एक साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा, मगर इस टीम के एक सरबराह थे कर्नल जॉन हंट। अच्छा, वो चूँकि नौआबादियाती मोड में थे, कॉलोनियल स्टाइल के फ़ौजी थे, तो उनसे जब किसी ने पूछा कि भाई साहब सर एडमंड हिलरी की तो बहुत तारीफ़ हो रही है, ये जो तेंजिंग साहब हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं, ये भी तो आपकी टीम के हिस्सा थे, तो उन्होंने बहुत पैट्रनाइजिंग एटीट्यूड के साथ कि वेल तेंजिंग का जितना तजर्बा है उस लिहाज से वो एक अच्छा कोपैमा है, सही है, ठीक थोड़ा बहुत चढ़ सकता है ये अच्छा, यही बात नहीं रुकती। एडमंड हिलरी को सर का खिताब मिला, तेंजिंग को जॉर्ज मेडल मिला, यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप समझ लें। अच्छा, बरतानवी निसाब और किताब, ज़्यादातर जो हिस्ट्री की किताबें हैं बरतानिया में, उसमें सर एडमंड हिलरी का नाम आपको मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट के हवाले से, लेकिन तेंजिंग शेरपा का नाम जो है वो कहीं नहीं आएगा। तो इस तरह, तो इस लिहाज से मुझे ज़्यादा खुशी है। तो हमारे जो शुमाली इलाका जात के नामानी जमील नगरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जमील, ये बताइए, एक लेमैन वाला सवाल है कि ये जो चोटी होती है 29,000 फुट, 28,000 फुट या 20,000 फुट से ऊपर, यहाँ तो अमूमन सारा साल ही माइनस में टेम्परेचर रहता है और सारा साल ही तूफ़ानी हवाएं चलती रहती हैं, तो मौसम गर्मा में सर कर ली चोटी तो क्या, मौसम सरमा में कर ली तो क्या, इसकी अहमियत क्या है कि जी सर्दियों में पहली बार चोटी सर हुई है? थैंक यू असदुल्ला खान साहब। एक्चुअली चूंकि चोटी तो सारा साल ही सर्द रहता है, बर्फ से ढकी रहती है, और उसके अलावा जो है विंड्स भी चलते हैं, टेम्परेचर भी रहता है, लेकिन विंटर्स में, चूंकि समर और विंटर्स में फ़र्क तो होता है, विंटर्स में खासकर केटू के हवाले से ये है कि सबसे यानी
बिल्कुल गैर पेशेंगोई है। वहाँ पे जो हाई स्पीड विंड्स जो चलते हैं उसकी वजह से एवलांचेस आते हैं और टेम्परेचर भी बहुत हद तक यानी ड्रॉप हो जाता है, यानी 60 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है माइनस। और उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे खदशात होते हैं, आइस फॉल होती है, रॉक फॉल्स होते हैं और बर्फ़ ज़्यादा बढ़ जाता है। बर्फ़ की जो मकदार है वो जो गर्मियों के निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से विंटर्स में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्लाइंबिंग करना। और ख़ासकर जो केटू तो उसको जो निकनेम था सेवेज माउंटेन, इस वजह से ही था कि वो इंतहाई किस्म का खतरनाक इसलिए था कि वहाँ पे मौसम की पेशेंगोई नहीं हो सकती है। कल के मौसम के बारे में भी पेशेंगोई नहीं हो सकती है कि कल विंड्स कितना चलना है, बर्फबारी होनी है नहीं होनी है। तो इस वजह से केटू सबसे और भी खतरनाक इस वजह से था। अच्छा जमील, ये जब फिर जाहिर है कि समिट करके जब ये वापस नीचे आए तो किस किस्म का इस्तकबाल हुआ था वहाँ पे? जी आप देखें, जब समिट करने के बाद पहली दफ़ा नेपाली टीम शिगर पहुंचे जो करीबी ज़िला है, तो वहाँ पर लोगों ने बहुत ही पुरतपाक इस्तेमाल किया, हार लेके गए, उनको फूलों के हार निछावर किया, उसके अलावा याक के तोहफे दिए और उसके अलावा बहुत सारे जो हैं इनको मुकामी सौगात पेश किए, ड्राई फ्रूट पेश किए और उसके अलावा वहाँ उनको मुकामी लिबास टोपी पहना दिया गया। तो उनका बहुत ही वार्मली इस्तेमाल हुआ। बल्कि पूजा ने, उनका जो टीम लीडर है, उसने कहा कि भाई हम तो इतने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हाँ इतना जो है हमारा इस्तेमाल होगा। और जो जी सही जमील, मैं पे एक वक्फा लेना है, वक्फे आपसे बात जारी रही। वेलकम बैक। जमील, नेपाली क्लाइंबर्स ने तो यकीनन तारीख बनाई है, लेकिन हमारी भी एक टीम जा रही थी, मोहम्मद अली सदपारा और साजिद अली सदपारा। उनकी भी कोशिश थी अगेन विंटर में ही कि वो इस चोटी पर चढ़ सके, तो उनका क्या बना? क्योंकि मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, आप शायद इस पर भी देख रहे थे। जी हसन सदपारा और उसका जो 22 साल जो बच्चा है, लड़का है साजिद सदपारा, जो पिछले साल 2019 में उसने जो है केटू समिट किया था 20 साल की उम्र में। सदपारा का, मोहम्मद अली सदपारा का बेटा साजिद सदपारा, और वो भी उसके साथ था। जॉन सेरी जो उनका पार्टनर था आइसलैंड का, उनके साथ उन्होंने ये एक्सपीडिशन शुरू किया था। और उसी दौरान जब ये शेरपाज भी पहुंचे थे, नेपालियन क्लाइंबर्स भी आए थे और वो एक ज्वाइंट टीम के तौर पे रोप फिक्सिंग कर रहे थे, वो भी उनके साथ ही थे। और ये भी आपको मैं बता दूं कि चूंकि नेपालीज ने जो समिट किया है उसमें सिर्फ नेपालीज ही नहीं थे, बल्कि इसमें और भी क्लाइंबर्स के एफर्ट्स थे जिन्होंने हाई एल्टीट्यूड जो यानी कैंप 3-4 तक जो रोप्स फिक्सिंग किए थे, तो उसमें हसन सदपारा भी उनके साथ था और साजिद सदपारा भी उनके साथ था। और वो ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहल किया नेपालियों ने और उन्होंने बड़ा उस पर, चूंकि 3 जो बड़े एक्सपीडिशंस के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे, जो टीम थे, उसमें नेपालीज थे, नेपालीज ने कर दिया। लेकिन सदपारा साहब चूंकि पहला क्लाइंबर है पाकिस्तान का जो आज तक उसने 8000 के 8 पीक्स को समिट किया है, और उसके अलावा वो पहला यानी माउंटेनर है जिसने नंगा पर्वत, जिसका नाम किलर माउंटेन है, तो 2016 में पहली दफा विंटर में सर किया है। लेकिन चूंकि आज केटू की बात हो रही थी इसलिए पूरी दुनिया में है, लेकिन 2016 में सदपारा पहला था जिसने साइमन मोरो और एलेक्स टेक्सकोन के साथ पहली दफा नंगा पर्वत को विंटर में सबमिट किया था। और साइमन मोरो और एलेक्स टेक्सकोन का ये भी कहना था कि हमारा ये जो एडवेंचर था
जब तक अगर मोहम्मद अली सतपारा ना होता तो शायद ये मुमकिन ना होता। उसके बावजूद भी सतपारा साहब की ये गिले शिकवे रहे हैं कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिला जो दीगर गैर मुल्की कलम्बर्स को मिलते हैं। और पिछले दिनों उसने ये भी दावा किया कि चूंकि मुझे उतना फंडिंग नहीं मिला जितना गैर मुल्कियों को मिले, अगर इतना मुझे मिल जाता तो शायद मैं भी रिकॉर्ड कायम कर लेता। और वो कह रहा था कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैं जो है सबमिट करूंगा। लेकिन सतपारा साहब का जो प्लान है वो विदाउट ऑक्सीजन है, विदाउट ऑक्सीजन K2 समिट का है इन विंटर्स में। तो देख लेते हैं कि आगे क्या वेदर फोरकास्ट है, आगे क्या बनता है। बात माउंटेनियरिंग की वर्ल्ड में उसी तरह ही हसन सतपारा मरहूम थे, उनका भी ये रिकॉर्ड कायम है कि उन्होंने 7 जो पीक्स थे अबव 8000 डर्ट्स वो बगैर ऑक्सीजन के सर करने का जो रिकॉर्ड कायम किया था। और उसी तरह जो है नजीर साबिर साहब थे, उसके भी एक बड़ी रिकॉर्ड है। बहुत सारे ऐसे यहाँ के क्लाइंबर्स है या पोर्टर्स है। सॉरी जमील भाई, आपकी बात हम सुनना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त हमारे शो का आज के लिए ख़त्म हो गया है। इजाज़त दीजिए जी, खुदा हाफ़िज़।